अरुणाचल प्रदेश में 100 से अधिक आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जिनमें तानी समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है। इनके अंतर्गत आते हैं तागिन, निशी, आपातानी आदि और घलो। इनके भीतर भी कई उपसमुदाय होते हैं। इन सभी को मिलाकर ही इनके समाज को तानी समाज कहा जाता है। आइए अब देखते हैं जाजिंजा का अर्थ क्या है। इसके दो अर्थ होते हैं, एक है प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट मीनिंग, और दूसरा है परोक्ष अर्थात इनडायरेक्ट मीनिंग। अब देखते हैं प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट मीनिंग को। चूँकि हमारे पुरखे संगीत के लिए आमतौर पर वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग बहुत कम किया करते थे, अतः गीतों में लयात्मकता के साथ साथ उसके अर्थ को गहरा करने के लिए कोरस के रूप में जाजिंजा शब्द का प्रयोग किया करते थे, ताकि संगीत की धुन को जिमजमा अर्थात मौन में महसूस किया जा सके। इसे गाते समय अनायास ही श्रोता, गायक और दर्शक सभी झूमने लगते हैं। इसका अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट अर्थ है जब कोई मेरी अर्थात प्रकृति और पूर्वज से संबंधित रहस्यदर्शी ज्ञानी गायक गाने लगता है तो समूह अर्थात समाज उसका समर्थन करता है। जब ज्ञानी और अनुभवी बड़े बूढ़े समाज से कुछ कहते हैं तो हमारा समाज अर्थात समूह उसका समर्थन करता है समवेद स्वर में, अर्थात उसके गहन अर्थ को समझकर उसको अपना समर्थन देता है। इसी समवेद स्वर को ही जाजिंजा कहा गया है। यहाँ इस बात को भी अपने ख्याल में रख लेना चाहिए कि पुराने समय में तानी वंश के लोगों का ही एक और नाम था मिरे। इसलिए ये शब्द कहीं ना कहीं लोक कथाओं, लोक गाथाओं, लोक प्रचलित शब्द इत्यादि के रूप में आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। और हम जाजिंजा समूह की जंगली औरतें जाजिंजा को गाने वाले हमारे पुरखों अर्थात एंसेस्टर्स को कोरस के रूप में समर्थन देने वाले लोग हैं। उन्होंने जंगल गीत गाए, जंगल दर्शन का सृजन किया और हम जाजिंजा का समवेद स्वर हैं। आप में से कुछ मित्र सोच सकते हैं कि हमारे इस समूह में मात्र स्त्रियां ही क्यों हैं। इसके कई कारण हैं। फिलहाल मैं आपको इस वक्त 3 कारण ही बताऊंगी। पहला कारण है क्योंकि भगवान के नाम पर अधिकतर स्त्रियां बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर किसी का भी अनुगमन करने लगती हैं। समाज उसके स्वभाव का गलत फायदा उठाता है। दूसरा कारण है स्त्रियां भावनाओं में ही बहती रहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे यदि अंधा अनुकरण कर सकती हैं तो तर्कशील अर्थात लॉजिकल और रीजनेबल भी हो सकती हैं। अपने आभूषणों से वे संगीत भी पैदा कर सकती हैं। इस संबंध में एक कहावत है निशी में, सोपो यान बोह तई न बोले यादनला, अर्थात सड़ी हुई लकड़ियों में कुकुरमुत्ते अधिक उगते हैं, उन्हें मृत समझने की भूल न करें। और तीसरा कारण है, चूंकि इस समाज का इतिहास कहता है कि
कई लोकगीत स्त्रियों द्वारा ही गाया गया है। वह संस्कृति का संवाहक है, इसीलिए इस प्रकार के तर्कों को भी वे अच्छी तरह समाज के सामने रख सकती हैं। हमारी पुरखिन स्त्रियों ने गीतों और कथाओं के माध्यम से हमें इस तरह से प्रेरित किया है। पोदी बारवी की कथा में आपने देखा कि हमारे पुरखे सदा दो की जोड़ी की कथा कहते हैं। स्त्री अकेली आगे कैसे यात्रा पर जाना चाहेंगी। इसीलिए हम आपको बता देना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम पुरुषों को भी इस जंगल यात्रा से जोड़ना पसंद करेंगे। ऐसा करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस समूह के बनने के पीछे कारण है हमारा दर्द। जड़ों से कट जाते हुए अपने ही लोगों को देखकर पीड़ा होती है। इतिहास कहता है कि आदिवासियों की पहचान खत्म करने के लिए सबसे पहले उनकी भाषा, उनका दर्शन इत्यादि को मिटाते हुए उनकी स्मृतियों यानी मेमोरीज को मिटा दिया जाता है। इस तरह उनका इतिहास खुद ब खुद शून्य में कहीं खो जाता है। आदिवासी मतलब जल, जंगल, जमीन यानी प्रकृति। जो प्रकृति से प्रेम करें, उसको धारण करें। क्या आप जानते हैं, जिन पेड़ पौधों अथवा पशु पक्षियों का ख्याल तक आपको नहीं आता, आपके घर के आंगन में या हर जगह मौजूद घास, जिन्हें आप अपने पांव तले रौंद रहे होते हैं, जिन नदियों का नाम तक नहीं रखा गया मनुष्य की भाषा में, जिन फूलों को आप बेकार समझकर अपने घरों में सजाना तक पसंद नहीं करते, वे ही हमें जिंदा रखते हैं। इस कार्यक्रम को विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड इंडिजिनियस डे के अवसर पर सोशल मीडिया में पोस्ट करने के पीछे एक ही कारण है। हमें लगा, चूँकि विश्वविद्यालयों में शोध यानी रिसर्च का काम होता रहता है, जब साहित्य अर्थात लिटरेचर की जब बात आती है तो भाषा इसके मूल में है। ये भाषा समाज की है। अधिकांशतः आम लोगों को पता ही नहीं रहता कि यूनिवर्सिटीज़ में इन पर ही शोध अर्थात रिसर्च का काम हो रहा है। पता ही नहीं रहता कि क्या लिखा जा रहा है। पता ही नहीं चलता कि इतने पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद प्रकृति इतने खतरे में क्यों है। क्या हम इसके बिना बच पाएंगे? इसीलिए हम आम जनता को यूनिवर्सिटी से जोड़ना चाहते थे। उन्हें हम संदेश देना चाहते थे कि वे चाहें तो हम पर यकीन कर सकते हैं। ऐसा करते समय कई तरह के अनकहे खतरे हम मोल रहे होते हैं। खैर, आदिवासी समाज में सब कुछ अच्छा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई मूर्खताएं भी हैं। अपने समाज पर अहंकार के भाव के साथ गर्व करने के बजाय इन पर चर्चा करनी चाहिए, अच्छाई बुराई दोनों पर, ताकि समाज अधिक से अधिक निर्दोष हो सके, स्वच्छ हो सके। तो आइए देखते हैं एक नज़र इन बीते दिनों शोधकर्ताओं ने जो आपके सामने प्रस्तुत किया है उन पर। प्रथम कड़ी के रूप में आपने पूजा नेओग को सुना। उन्होंने आदिवासी और आदिवासियत का परिचय दिया, बताया कि भारत में आदिवासियों की स्थिति क्या है, उनका साहित्य क्या है। उन्होंने यहाँ तक कि स्वयं आदिवासी लेखकों को भी दो श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया। इसी साहस को हम जंगलीपना कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने के बाद
किसी न किसी को हम नाराज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिना डरे अपना रिसर्च का काम जारी रखते हैं। दूसरी कड़ी के रूप में आपने याज्ञवल्क्य को सुना। उसने बताया कि आकाश रूपी स्त्री अर्थात माता जिमी सृजनशील यानी क्रिएटिव हैं। वह इंद्रधनुष बुनती हैं। उसी ने हमें रंग बिरंगे धागों से वस्त्र बुनना सिखाया। यही कारण है कि हम वस्त्र आभूषणों के रूप में रंगों को धारण करते हुए इसका उत्सव मनाते हैं। तीसरी कड़ी में आपने ईन परमे को सुना। उन्होंने जाजिंजा के द्वारा दोगिन गिनम अर्थात हमारे पूर्वजों का प्रकृति के साथ विकास यात्रा को बताया। इस गाथा में आध्यात्मिकता अर्थात स्पिरिचुअलिटी का सौंदर्य है। आपने देखा कि किस तरह प्रकृति हमारे पूर्वजों का साथ सदा देती रही। क्यों हम जंगल, पहाड़, पशु पक्षियों का अपना भाई बहन मानते हैं? क्यों जंगल हमारे लिए कोई गाली नहीं है? क्यों हम जंगल से प्रेम करते हैं? क्यों हम कहते हैं कि हमने पत्थरों से जन्म लिया? चौथी कड़ी में आपने अरुणा गोगोई को सुना। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति पर बात करते हुए प्रेम के नाम पर छली गई स्त्री के दर्द को हमारे सामने रखा। आज तक समाज ने अधिकतर दोष स्त्रियों पर ही मढ़ा, किंतु वास्तव में यह समाज का स्त्रियों के विरुद्ध महीन राजनीति है। आपने इस कथा के माध्यम से देखा कि पुरुष किस चालाकी से अपने को दोष मुक्त करते हुए स्त्री का शोषण करता है। कभी संस्कृति के नाम पर, कभी परंपराओं के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, कभी खानदान की इज्जत के नाम पर, कभी वस्त्र आभूषणों के नाम पर, कभी प्रेम के नाम पर, और तो और कभी अच्छी स्त्री कहलाने के नाम पर। स्त्रियां सदियों से इसके भार को वहन करती रही हैं। पांचवी कड़ी में आपने मेमाचेरी को सुना। लोक सुभाषितों के माध्यम से उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। ये पूर्वजों द्वारा दिए गए सूत्र होते हैं। इनमें कई सुलझे अनसुलझे संकेत होते हैं। इसे समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा समाज के दोगलेपन, अच्छाई इत्यादि को समझने का प्रयास किया जा सकता है। इसी को शोध अर्थात रिसर्च कहा जाता है। यहाँ हम आपको बता देना आवश्यक समझते हैं कि आकाश को जिमी जमा अथवा चीत दोत कहा गया है। आकाश अर्थात खालीपन, नथिंगनेस। जिमी स्त्री, जमा पुरुष। जिमी अर्थात स्त्री के गर्भ से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, धरती पैदा हुए हैं, और ये सभी जिमी जमा की आंखें हैं। सभी साक्षी हैं, यानी हमें देखने वाले हैं। इसीलिए मीपोगे पोलो अर्थात चांद हमारा पिता है। जिमीग मीदो दोनी अर्थात जिमी से जन्मी संतान सूरज, और जिमीग मीसी सिसी अर्थात जिमी से जन्मी धरती, दोनों हमारी माताएं हैं। जिमीग मीकार तकार अर्थात जिमी से जन्मे तकार यानी तारे नक्षत्र हमारे भाई बहन हैं। पोलो अर्थात चांद यानी हमारे पिता अपनी संतान के लिए कितना कुछ करता है। वहीं ऋतुओं यानी सीजन को नियंत्रित करता है। धरती पर होने वाले हलचल उसी के कारण है। उसी ने प्रकृति के संतुलन के नियम को संभाल रखा है। पिता हमेशा बच्चों के पास नहीं रहता। इसका ये अर्थ थोड़ी है कि अपनी संतान के प्रति उनका प्रेम माता से किसी भी तरह से कम है।
हमने समाज का अध्ययन लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। आम स्टोरी टेलर, गायक अथवा उसके इंटरप्रेट करने वाले लोगों से रिसर्च स्कॉलर किस तरह भिन्न तरीक़ों से काम करते हैं, उनकी नज़रों से, उनके तर्कों से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। इस तरह वह दूध में से पानी अलग करने का काम करते हैं।